हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 9th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, 6th मॉड्यूल में हमने द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास और व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये दोनों टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बारे में। सो व्हाट विल वी स्टडी टुडे? अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कंजर्वेटिज्म का मतलब। स्टोरी हम आपको बताएंगे कि ये क्या है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। सो फ्रेंड्स, कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस यानी जो पुराने इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी सेटअप हैं और कस्टम्स, इनकी इम्पोर्टेंस पर जोर डालती है और साथ ही क्विक या जल्दी जल्दी चेंजेस करने के बजाय ग्रेजुअल या फिर स्लो डेवलपमेंट प्रेफर करती है। याद है आपको, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे? याद आया? जो चेंजेस, एकदम इंस्टेंट चेंजेस में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे अगर चेंजेस हो भी तो बहुत ग्रेजुअली हो, स्लो वे में हो, ताकि लोगों को टाइम मिले उनको एक्सेप्ट करने का। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे? बेसिकली चेंजेस के खिलाफ थे, वो लोग थे। याद आया ना? सो कंजर्वेटिज्म जो टर्म है ही से बना है। तो क्या है कंजर्वेटिज्म? अ पॉलिटिकल फिलॉसफी that emphasizes importance of established institutions and customs and prefers gradual development to quick change. So conservatism एक political philosophy, जो conservatives के आइडियाज हमने पढ़े थे, जो बहुत रिजिड थे, चेंजेस नहीं चाहते थे, उसी से ये फिलॉसफी बनी है conservatism. So what is it? A political philosophy emphasizes importance of what? Come on. Tradition, established institutions and customs and gradual development to quick change. So friends, ये तो हो गया conservatism शब्द का मतलब। आइए अब हम अपने पर चलते हैं। A new conservatism after 1815. तो फ्रेंड्स, नेपोलियन का रूल 1799 से 1815 तक था। कब से कब तक था? 1799 से 1815 तक था। तो 1815 में ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन को अपना पद छोड़ना पड़ा? कैसे हुआ ये? तो फ्रेंड्स, आपको तो पता है, बैटल ऑफ वाटरलू। जी हाँ, बैटल ऑफ वाटरलू से ये चीज पॉसिबल हुई, जहां पर ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और पॉलिटिकल फिलॉसफी जो थी कंजर्वेटिज्म, ये यूरोप में देखने को मिली। सो बेसिकली जो नेपोलियन चीजें लाए थे, जैसे सिविल कोड, सोसाइटी से उन्होंने डिवीजन हटा दिए थे, इस तरह की जो भी नेपोलियन चीजें लाए थे सोसाइटी में, जो उन्होंने सिविल कोड के थ्रू अप्लाई की थी, वो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से हटाने की बात शुरू हुई। क्योंकि कंजर्वेटिव्स मानते थे कि जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट और सोसाइटी के, उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे? मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज यानी जो अलग अलग सोशल क्लासेस थी, हाई क्लास, लो क्लास, प्रॉपर्टी और फैमिली। तो कंजर्वेटिव्स क्या मानते थे कि जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट और सोसाइटी के, उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, यानी कि मोनार्की वापस आ जाए, चर्च के पावर्स वापस दे दिए जाए, सोशल हायरार्कीज यानी जो क्लास सिस्टम, हाई क्लास, लो क्लास, प्रॉपर्टी का राइट जो एक ही जगह पहले रहता था, उस तरह की सारी चीजें रिस्टोर की जाएं।
ये मानना था कंजर्वेटिव्स का। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि मोनार्की वापस आ जाए, लेकिन नेपोलियन द्वारा लाए गए चेंजेस से भी उन्होंने ये रियलाइज किया कि मॉडर्नाइजेशन से मोनार्की जैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। यानी मोनार्की वापस लाना चाहते थे, लेकिन उनको ये भी रियलाइज हुआ कि नेपोलियन जो मॉडर्न आइडियाज लाए थे सोसाइटी में, उनसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन करा जा सकता है। ये स्टेट की पावर को और इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। साथ ही एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी यानी गवर्नमेंट जिसमें कई सारे स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते, साथ ही एक डायनामिक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म और सर्वडम का एंड, ये सब यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो बेसिकली जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाहते थे मोनार्की वापस आए, लेकिन नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे सिविल कोड में हमने पढ़ा था, फ्यूडलिज्म को, सर्वडम को एंड कर दिया था। साथ ही काफी पॉजिटिव चेंजेस लाए थे, मॉडर्न मेथड्स लाए थे। तो कंजर्वेटिव्स ने ये रियलाइज किया, लोगों ने ये रियलाइज किया कि मॉडर्नाइजेशन से मोनार्की जैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। सो नेपोलियन ने जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे सोसाइटी में, उनसे क्या रियलाइज हुआ कंजर्वेटिव्स को? उनको रियलाइज हुआ कि मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक monarchy, could make state power more effective and strong. Plus, a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, and end of feudalism and serfdom can do what? Strengthen autocratic monarchies of Europe. Friends, आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स जानते हैं। So friends, यूरोपियन पावर्स, कौन कौन से यूरोपियन पावर्स? ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो 1815 में, डेट याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं हम। सो 1815 में इन यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वियना में मिले। कहाँ मिले? वियना में मिले। यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी बताइए? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। प्रशिया पता है ना आपको? मॉडर्न डे जर्मनी, यही पहले प्रशिया था। सो 1815 में यूरोपियन पावर्स जो थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वियना में मिले। यूरोप के लिए एक सेटलमेंट बनाने के लिए ये सारे लोग मिले। इस कांग्रेस यानी इस मीटिंग को ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया। ऑस्ट्रिया या जर्मनी में हेड ऑफ गवर्नमेंट को चांसलर कहा जाता है। सो इस मीटिंग को ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया। फ्रेंड्स, इस मीटिंग में डेलीगेट्स यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन्होंने 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना बनाई। ट्रीटी यानी एक अग्रीमेंट होता है। सो रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया? 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना बनाई, जिसका ऑब्जेक्टिव था उन कई सारे चेंजेस को खत्म करना जो नेपोलियन वॉर्स के दौरान यूरोप में हुए थे। नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे, यूरोप में जो भी चेंजेस लाया था नेपोलियन, वो सभी चीजों को बेसिकली रिस्टोर करना था। उन चेंजेस को हटा के वापस पुराने कंडीशन में यूरोप को लाना था। इसीलिए ये ट्रीटी ऑफ वियना क्या हुई? 1815 में मीटिंग हुई और ट्रीटी ऑफ वियना बनाई गई। लोगों ने इस पे साइन किए, जिसका ऑब्जेक्टिव था उन सारे चेंजेस को खत्म करना जो नेपोलियन वॉर्स के दौरान मेनली यूरोप में हुए थे। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस किए गए।
तो अब जो आप पॉइंटर्स पढ़ोगे इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है ट्रीटी ऑफ वियना, इसके बारे में आपको पॉइंटर्स लिखने को कहा जाता है। तो अब जो भी पॉइंटर्स होंगे उनको ध्यान से सुनिए, समझिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चेंज हुआ वो क्या था? बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। जी हाँ, सबसे पहले बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था आपने। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जिस बर्बन डायनेस्टी को डिस्पोज कर दिया गया था, ओवरथ्रो कर दिया गया था, यानी पावर से हटाया गया था। और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि बेसिकली मोनार्कीज को रिस्टोर करना चाहते थे। ये जो भी यूरोपियन पावर्स थे, ये मोनार्कीज को रिस्टोर करना चाहते थे। सबसे पहले क्या हुआ? बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जिस बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया गया था, यानी पावर से हटाया गया था, उसे दोबारा से पावर दी गई। साथ ही फ्रेंड्स, फ्रांस ने उन सारी टेरिटरीज को खो दिया जिन पर नेपोलियन के रूल के दौरान कब्जा किया गया था। इसके साथ साथ फ्रांस की बाउंड्रीज पर स्टेट्स की एक सीरीज सेटअप की गई ताकि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपेंशन ना कर सके, यानी टेरिटरीज पर कब्जा ना कर सके। इसलिए नॉर्थ में नीदरलैंड्स का किंगडम बनाया गया जिसमें बेल्जियम इंक्लूडेड था, और साउथ में पीडमोंट में जेनोआ को ऐड कर दिया गया। एक सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाई गई फ्रांस की बाउंड्रीज पर। क्यों? ताकि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपेंशन ना कर सके, यानी टेरिटरीज पर कब्जा ना कर सके। तो ये जो पॉइंटर्स हमने पढ़े ये फ्रांस से रिलेटेड थे। ऐसे आप याद रख सकते हो कि पहले जो कुछ पॉइंटर्स हैं वो फ्रांस से रिलेटेड हो गए, फर्स्ट 3 पॉइंटर्स। अब आगे चलते हैं और पॉइंटर्स जानते हैं ट्रीटी ऑफ वियना में और क्या हुआ। प्रशिया को उसकी वेस्टर्न बाउंड्रीज पर इंपॉर्टेंट नई टेरिटरीज दी गई। क्या हुआ? प्रशिया को उसकी वेस्टर्न बाउंड्रीज पर इंपॉर्टेंट नई टेरिटरीज दी गई और नदर्न इटली का कंट्रोल ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया को क्या मिला? नदर्न इटली का कंट्रोल ऑस्ट्रिया को दिया गया। हमने पढ़ा ना यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी थी जिसने नेपोलियन को हराया था? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। तो ब्रिटेन को आप भूल जाइए, ब्रिटेन का यहाँ पर कोई पॉइंटर नहीं है। पहले 3 पॉइंटर्स हमने फ्रांस से रिलेटेड पढ़ लिए ट्रीटी ऑफ वियना में। प्रशिया का एक पॉइंट पढ़ा, ऑस्ट्रिया का भी एक पॉइंट पढ़ा, अब रशिया का एक पॉइंट आएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना? प्रशिया को उसकी वेस्टर्न बाउंड्रीज पर इंपॉर्टेंट नई टेरिटरीज दी गई और नदर्न इटली का कंट्रोल ऑस्ट्रिया को दिया गया। साथ ही रशिया को क्या मिला? रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दे दिया गया, जबकि प्रशिया को सैक्सनी का एक पोर्शन मिला। रशिया को भी अब पोलैंड का कुछ पार्ट दे दिया गया। हमने फ्रांस के पॉइंटर्स पढ़े, रशिया को क्या मिला ये भी देखा, साथ ही ऑस्ट्रिया को भी मिल गया, रशिया को भी मिल गया। तो ये सारे पॉइंटर्स हो गए ट्रीटी ऑफ वियना के। अब एक और पॉइंटर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सब तो हुआ, लेकिन नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स का जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था, जिसके बारे में आप मॉड्यूल 7 में पढ़ चुके हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। जी हाँ, no changes were made in the German Confederation of 39 states set up by Napoleon. तो ये सारे पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, यही मेन पॉइंटर्स हैं किसके? ट्रीटी ऑफ वियना के। अब फ्रेंड्स, अगर इस ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो क्या है? मोनार्कीज को रिस्टोर करना था, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। और साथ ही और क्या था? यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाने का भी एम था। ट्रीटी ऑफ वियना जो था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव उन मोनार्कीज को रिस्टोर करना था जिन्हें नेपोलियन ने ओवरथ्रो यानी
पावर से रिमूव कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाने का भी एम था। और इस नए कंजर्वेटिव ऑर्डर के बारे में आप नेक्स्ट मॉड्यूल में डिटेल में जानेंगे। सो देखा आपने कैसे ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था उन मोनार्कीज को रिस्टोर करना जो नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दी थी, क्योंकि नेपोलियन तो बहुत बड़े डिक्टेटर थे, तो उन्होंने मोनार्कीज को ओवरथ्रो किया था और अपना राज चलाया था। और साथ ही इस ट्रीटी का ये भी एम था कि यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया। सो फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट्स कंजर्वेटिज्म से बहुत इन्फ्लुएंस थी। कंजर्वेटिव्स ने रियलाइज किया एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक डायनामिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म और सर्वडम का एंड, ये सब यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वियना में 1815 में मिले यूरोप के लिए एक सेटलमेंट बनाने के लिए। इस कांग्रेस को ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया। इस मीटिंग में डेलीगेट्स ने 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना बनाई, जिसका ऑब्जेक्टिव था उन कई सारे चेंजेस को खत्म करना जो नेपोलियन वॉर्स के दौरान यूरोप में हुए थे। फ्रेंड्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जिस बर्बन डायनेस्टी को डिस्पोज किया गया था, उसे दोबारा से पावर दी गई। ये है फर्स्ट पॉइंट ट्रीटी ऑफ वियना का। और इससे फ्रांस ने उन सारी टेरिटरीज को खो दिया जिन पर नेपोलियन के रूल के दौरान कब्जा किया गया था। फ्रेंड्स, फ्रांस की बाउंड्रीज पर स्टेट्स की एक सीरीज सेटअप की गई ताकि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपेंशन ना कर सके। नॉर्थ में नीदरलैंड्स का किंगडम बनाया गया, जिसमें बेल्जियम इंक्लूडेड था, और साउथ में पीडमोंट में जेनोआ को ऐड कर दिया गया। फ्रेंड्स, प्रशिया को उसकी वेस्टर्न बाउंड्रीज पर इंपॉर्टेंट नई टेरिटरीज दी गई और नदर्न इटली का कंट्रोल ऑस्ट्रिया को दिया गया। साथ ही ईस्ट में रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दिया गया। और फ्रेंड्स, नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स का जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। और इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव उन मोनार्कीज को रिस्टोर करना था जिन्हें नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाने का भी एम था। सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। So friends, after the defeat of Napoleon in 1815, European governments were influenced by conservatism. Conservatives realized that a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, and end of feudalism and serfdom could strengthen autocratic monarchies of Europe. European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, that collectively defeated Napoleon, met in 1815 in Vienna to draw a settlement for Europe. The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. Delegates made the Treaty of Vienna of 1815 with the objective of ending most of the changes brought in Europe during Napoleon Wars. Friends, the Bourbon dynasty, deposed during the French Revolution, was restored to power. So, this is the first point of Treaty of Vienna. France lost the territories it had occupied during Napoleon's rule. Friends, a series of states was also set up on the boundaries of France to prevent expansion of France in future. Kingdom of the Netherlands was set up in north, which included Belgium. Genoa was added to Piedmont in south. Important new territories were given to Prussia on its western boundaries. Control of northern Italy was given to
Austria. In the east, part of Poland was given to Russia. And friends, no changes were made in the German Confederation of 39 states set up by Napoleon. And the main objective of this Treaty of Vienna was to restore monarchies overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe.